हेलो एवरीवन। हम अपने स्प्रिंग के वीडियो लेक्चर के थर्ड पार्ट में हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आज हम लोग लीफ स्प्रिंग, जिसको लैमिनेटेड स्प्रिंग भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमने स्प्रिंग के वीडियो लेक्चर के सीरीज में फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये समझा था कि लीफ स्प्रिंग नॉर्मली हम लोग कहाँ देखते हैं, ट्रॉलीज और ट्रक्स में इनका यूज होता है टू एब्जॉर्ब दी वाइब्रेशंस। तो हम इसके एनालिसिस पार्ट में जाते हैं कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होंगे इसमें, और इसमें और कौन से फैक्टर्स हैं और कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं और ध्यान देने हैं। चलिए हम लोग इसके एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया हुआ है, एक टिपिकल डायग्राम दिखाया हुआ है लीफ स्प्रिंग का। कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे प्लेट्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम क्या समझ रहे हैं कि जो भी लीफ स्प्रिंग होगा, जो भी जिस कहीं भी आप देखेंगे लीफ स्प्रिंग किसी भी सिस्टम में, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे सपोर्टेड होगा, ठीक है। अब क्या है, लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि जो लोड है, द टोटल लोड दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू दिस स्प्रिंग इज डब्ल्यू, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि स्प्रिंग का ये जो टॉप पार्ट है, दिस विल ऑल्सो बी सपोर्टेड समवेयर, है ना, वैगन के साथ, है ना, ट्रॉली के साथ या ट्रक में। तो अगर हम इसको कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास, कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। हम इसको उस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे एक लोड W आ रहा है, एक लोड W आ रहा है ना, और सेंटर पे लग रहा है। तो दोनों तरफ कितना जाएगा, W/2, W/2, क्योंकि सिमेट्री है इसमें, ठीक है। सिमिलरली यहां पे जो लोड आ रहा है, यहां पे कितना जाएगा, W/2 और W/2, ठीक है। और क्या क्या चीजें इसमें जो गिवन है वो क्या है कि ये लाइन हो गया, और इस लाइन से जो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन है ना, जो फर्स्ट लैमिनेट है, फर्स्ट लैमिनेटेड जो स्प्रिंग है, उसका जो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन है, दैट इज, लेट सपोज वी टेक इट एज अ डेल्टा, ओके, ठीक है। और क्या है, देखिए, अगर ये स्प्रिंग कर्व लिए हुए है, एक आर्क काइंड ऑफ ये शेप है, एक सर्किल का आर्क है, तो व्हाट वी कैन से कि हमारे पास कहीं सेंटर होगा इसका, है ना, क्योंकि ये सर्किल अगर ये फॉर्म कर रहा है तो कहीं सेंटर होगा। लेट सपोज वो सेंटर O है, ठीक है। और हम मानते हैं कि इसको मैच करा देते हैं, ठीक है। अगर सेंटर O है, इसको हमने मैच करा दिया इस तरीके से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम आवर रेडियस, हमने इसको नाम दे दिया रेडियस R, ओके। व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, लेट सपोज दिस सेंटर, और ये टोटल दिस टोटल लेंथ इज गिवन एज L। हम इसको क्या ले लेते हैं, टोटल लेंथ इज टेकन एज L। तो अगर ये L है, दिस विल बिकम L/2 हाफ पार्ट, एंड दिस हाफ विल बिकम L/2। दिस टोटल इज L, ओके। अब हम इसके एनालिसिस पार्ट में जाते हैं। एनालिसिस पार्ट में जाने से पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर इस तरीके से लोड इस पे लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो इस पे एक मोमेंट आएगा, है ना। और मोमेंट आएगा तो मोमेंट की वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या मतलब है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में मोमेंट क्या होता है, हम पहले समझ चुके हैं। अगर W सेंटर पे लग रहा हो, L/2, then what is the bending moment diagram, that is triangular, and maximum bending moment is WL/4. this we have studied already. अब क्या है, हमारे पास एक मोमेंट हमें मिल गया WL/4, ठीक है। हम जो हमारा जो फर्स्ट लैमिनेट है, हम उसी का एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मोमेंट जनरेट होगा वो इसी लैमिनेट में जनरेट होगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा, अगर इस मैक्सिमम स्ट्रेस इस पर्टिकुलर लैमिनेट में जनरेट होगा, तो अगर हम इस स्ट्रेस के लिए पर्टिकुलर लैमिनेटेड स्प्रिंग को डिजाइन करते हैं, तो वो दैट विल बी सेफ फॉर द इंटायर सिस्टम, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखिए, हमें मोमेंट मिल गया, यानी अब हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने से पहले हम क्या समझते हैं, देखिए कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को जब आप साइड से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, तो कैसे दिखेगा, ये सारे कैसे असेंबल हुए हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, है ना। विड्थ सबका सेम है, विड्थ इज सेम,
1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज नॉट करेक्ट, थोड़ा सा 1 2 3 4, ठीक है। जब आप साइड से देखेंगे तो किसी की विड्थ किसी का कम नहीं हो रहा है, लेकिन जब इस साइड से देखेंगे तो सबका लेंथ कम हो रहा है। और क्या है, जो जितने भी प्लेट्स इसमें लगे हैं सबका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है, हैविंग अ कॉमन विड्थ ऑफ बी। हमने क्या समझा कि जो विड्थ है वो बी है। और क्या समझते हैं कि जो थिकनेस है सबका, दैट इज गिवन टू यू, दैट इज टी फॉर ऑल, थिकनेस टी। यानी सारे जो भी जितने भी स्प्रिंग इसमें हम लोगों ने इसमें असेंबली बनाई है, सब स्प्रिंग का विड्थ बी है और थिकनेस टी है, बट जो लेंथ है वो वेरिएबल है, वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम साइड से देखेंगे कुछ इस तरीके से देखिएगा। हम क्यों साइड से देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेंडिंग इक्वेशन में क्या है, बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, है ना। तो हम y कहां से देखते हैं, हम y कहां लेते हैं, हम y क्रॉस सेक्शन पे लेते हैं, है ना, कि y न्यूट्रल एक्सिस से कहां पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसीलिए हम क्रॉस सेक्शन पे इतना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसका क्या मतलब है, मेरे पास मोमेंट कितना आ चुका है, मोमेंट आ चुका है m इज इक्वल टू WL/4, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज समझने के लिए है कि हमें करना क्या है, हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, सिग्मा फाइंड आउट करना है, ओके। तो हमें सारी वैल्यू चाहिए होगा, हमें m चाहिए होगा, हमें i चाहिए होगा, हमें y चाहिए होगा। अब देखिए ये m जो मोमेंट आ रहा है, ये सारे जितने भी प्लेट्स लेंगे सबके लिए आ रहा है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ प्लेट्स है वो n है, हमने माना कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो लगाए गए हैं वो n है, दैट इज n, है ना। अभी हम इस पे पर्टिकुलर डायग्राम पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे तो 4 है, बट हमें अपनी इक्वेशन को जनरलाइज करना है। तो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेट्स है दैट आर n। अब क्या है कि अगर एक प्लेट में WL/4 मोमेंट जा रहा है और n प्लेट लगे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मोमेंट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारे पास जो नेट मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जो नेट मोमेंट जा रहा है WL/4n, है ना, क्योंकि सारे प्लेट्स मिलके उस मोमेंट को ले रहे होंगे, क्योंकि लोड तो W ही है और W की वजह से WL/4 मोमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्लेट तो है नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बोल देंगे कि हमारे पास जो मोमेंट गया वो WL/4n गया है। अब देखिए I क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कैसा क्रॉस सेक्शन है ना, देखिए कैसा है। अब ये जो मोमेंट गया है ये कितने प्लेट में जा रहा है, अब ये एक प्लेट में जा रहा है ना, नेट मोमेंट इन वन प्लेट। एक प्लेट में कितना मोमेंट गया, WL/4n। सारे प्लेट में मिलकर कितना जा रहा था, टोटल जो मोमेंट ट्रांसफर हो रहा था इस पूरे सिस्टम में, दैट वाज WL/4। और अगर टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स n है तो हर प्लेट में कितना मोमेंट गया, यानी एक प्लेट में कितना गया, WL/4n। तो हमें एक प्लेट पे फोकस करना है, तो एक प्लेट का जो अब हमें I निकालना होगा, तो ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो I क्या होगा 1/12 BTQ, राइट। अब ये तो I हो गया। अब हमें और क्या चाहिए, हमें Y चाहिए। देखिए अब क्या है, ये B है और ये T है, हम एक प्लेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो Y होगा, Y क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप फाइबर तक की दूरी, या न्यूट्रल एक्सिस से लेके बॉटम फाइबर तक की दूरी। तो क्या होगा, Y क्या होगा, Y विल बी T/2, है ना। अब इन सबको Y, I और M को जब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर अपने बेंडिंग इक्वेशन में हम रखेंगे, तो यहां से M क्या निकल के, सॉरी सिग्मा क्या निकल के आएगा, सब कुछ रख के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा विल कम आउट टू बी 3/2 WL/NBT², है ना। ये पर्टिकुलर टर्म एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। जब पूछा जाएगा कि आप बताइए स्ट्रेस कितना जनरेट होगा लीफ स्प्रिंग में, तो आप बताएंगे 3/2 WL/NBT², जहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ प्लेट, L इज द लेंथ ऑफ द लेमिनेट एंड W इज द लोड बीइंग अप्लाइड, B इज द विड्थ एंड T इज द थिकनेस, ओके। दिस इज ऑल गिवन टू। अब एक चीज और इसमें जो अगला नेक्स्ट पार्ट इसका पूछा जाता है वो क्या है, वो ये पूछा जाता है कि बताइए जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है डेल्टा, ये क्या होगा। अब देखिए इसको निकालने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग एक सर्किल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसको यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए हमने पहले स्कूल में समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सेंटर O है, रेडियस R है और एक हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और एक L/2 इसका स्पैन है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से प्लॉट करते समझने की कोशिश। अब हमारा अगला एम क्या है, अगला एम है डेल्टा फाइंड आउट करना है कि डेल्टा क्या होगा, ओके। तो करते हैं इसको। देखिए क्या है कि हमारे पास एक सर्किल है, ओके, सर्किल का सेंटर O है और एक लाइन है, एक सर्कुलर आर्क है, दिस वैल्यू इज R, राइट, दिस इज R, ओके, this one is this is delta, this is given as delta,
तो ये कितना, ये व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, हम इसको नाम दे देते हैं। हम क्या नाम देते हैं कि मान लेते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, अब देखिए समझते हैं ये क्या होगा, दिस कंप्लीट वी कैन मैच दिस, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास एक सर्किल में एक लाइन इस तरीके से है। ओके, जहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है, डेल्टा है ना, दिस इज डेल्टा। ओके, जस्ट टू मेक इट क्लियर, और एक इस तरीके से है ना। ठीक है, ओके, ये सी है। ओके, ए बी सी, इसको हम पॉइंट दे देते हैं ई, है ना, ए बी सी डी ई। अब क्या हम समझते हैं, एक सर्किल के प्रॉपर्टी से हम लोग क्या समझते हैं, देखिए कि जो मल्टीप्लीकेशन होगा जो सेक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी ए ई इंटू ई बी, ये किसके बराबर होगा, डी ई इंटू ई सी के। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल। क्या है, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू डी ई इंटू ई सी। ओके, अब देखिए क्या है, अभी हमें पता है ए कितना है, L/2, ए और ई बी कितना है, L/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, L/2 इंटू L/2 इज इक्वल टू डी है ना। देखिए क्या है, दिस टोटल इज 2R, राइट, दिस इज डायमीटर 2R एंड दिस इज डेल्टा, देन रिमेनिंग पार्ट इज 2R माइनस डेल्टा। तो क्या हो गया, 2R माइनस डेल्टा एंड EC दिस इज नथिंग बट डेल्टा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या आ गया, L²/4 इज इक्वल टू 2R डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या चीज है कि जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू जो है बहुत कम होता है, मिनिमम मतलब बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो अगर ऑलरेडी किसी का वैल्यू बहुत कम है तो उसका जो स्क्वायर है दैट विल बी क्लोज टू टेंडिंग टू 0। तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां से डेल्टा क्या निकल के आया, डेल्टा विल कम आउट टू बी L²/8R। ओके, L²/8R। अब R क्या है इसमें चलिए समझते हैं। अब R की हमें वैल्यू यहां पे रखनी होगी। अब R क्या है, R इज नथिंग बट दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझिए यहां से R क्या है, ये हमारे पास एक बीम है ना, वो बेंड हो चुका है, बेंड होने की वजह से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, हमें पता है कि बेंडिंग इक्वेशन में m/i इज इक्वल टू σ/y के अलावा एक पार्ट और होता है, वो क्या है, दैट इज E/r। जहां पर R क्या है, R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर पार्ट को ले लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, हमें सिग्मा ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, सिग्मा इज दिस वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा, सिंप्लीफाई करते हैं, R हम लोग R निकालने की कोशिश करें ताकि हमें डेल्टा मिल सके। तो क्या होगा, σ/y इज इक्वल टू E/r, है ना। तो R क्या होगा, R इज इक्वल टू E इंटू वाई। वाई क्या होगा, वाई विल बी अगेन द सेम है ना, वाई अगेन सेम, क्या, T/2। तो क्या हो गया यहां पर, इंटू T/2 डिवाइड बाई सिग्मा। सिग्मा इज दिस वैल्यू, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको। तो क्या होगा, जब डिवाइड बाई सिग्मा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2/3 NBT²/WL। ओके, राइट, है ना, दिस इज बाई सिग्मा। हमने बस इसको इनवर्स करके लिख दिया है। ठीक है, तो जब सबको सिंप्लीफाई करेंगे देन व्हाट विल फाइंड कि यहां पर क्या आया, R इज इक्वल टू NEBT³ डिवाइड बाई 3WL। दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर हमें एक बार R मिल गया है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल डिफ्लेक्शन कितना होगा। अब इस R की वैल्यू यहां पर रख देते हैं इक्वेशन में। तो डेल्टा क्या निकल के आएगा, डेल्टा विल कम आउट टू बी 3WL³/8NEBT³। So these are the expressions that you need to remember. What are those? First is the bending stress that is being generated in this leaf spring. This is the first that you need to remember. This is the radius of curvature, right? And this is the initial deflection that you need to remember. You can remember that delta is L²/8R. You can remember the value of R, and then you can put this value of R in delta, and you can find out eventually. Okay, अभी हम लोग क्या करते हैं, this is nothing but the analysis of leaf spring. अब हम इसमें एक प्रॉब्लम लेके इसको सॉल्व करके इसकी अंडरस्टैंडिंग को और इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैरेज स्प्रिंग इज टू बी 600 mm लॉन्ग, मेड ऑफ 9.5 mm थिक एंड 50 mm वाइड. ओके, हमें क्या दिया हुआ? हमें लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है. हाउ मेनी प्लेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ लोड ऑफ 4.5 किलो न्यूटन विदाउट द स्ट्रेस एक्सीडिंग 230 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. What is the next? They are asking what would be the initial curvature, यानी they are asking about the R and central deflection, okay, यानी डेल्टा. तो वही सारी चीजें पूछ रहे हैं. और what is given over here that Young's modulus is given as 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, पहले सारी वैल्यूज जो गिवन है उनको हम लोग लिख लेते हैं. तो क्या क्या गिवन है? गिवन वैल्यूज इज E is equal to Young's modulus is given as 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और व्हाट वी कैन राइट 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी विल ब्रिंग एवरीथिंग इनटू सेम डायमेंशन. तो हम सब कुछ मीटर में लेके चल रहे हैं. एंड लोड इज गिवन एज 4.5 किलो न्यूटन और 4.5 into 10 to the power 3 Newton, right? Length is given as 600 mm. So what we can write? 0.6 meter, right? Width is given as, width of the plate is given as 50 mm. Width of the plate is given as made of 9.5 mm thick and 50 mm wide. So width of the plate is 50 mm. So what we can write? That is 0.05 meter. And thickness is 0.0095 meter, right? Because thickness is given as 9.5 mm, so we'll convert it into the meter. Then what will come out to be 0.0095 meter. And sigma at bending stress that should not be exceeded by 230 into 10 to the power 6 Newton per मीटर स्क्वायर, है ना. दीज आर वैल्यू गिवन टू यू. अब इसमें क्या पूछ रहा है? दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेट दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट द स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड दिस वैल्यू. एंड इन नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंट्रल डिफ्लेक्शन. दीज थ्री अननोन्स दे आर आस्किंग. अब क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या पता है? हमें सिग्मा पता है. हमें क्या पता है? सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 WL अपॉन NBT स्क्वायर. दिस वी नो ऑलरेडी, है ना, जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, है ना. 3/2 WL अपॉन NBT स्क्वायर, 3/2 WL अपॉन NBT स्क्वायर. तो इसमें सारा कुछ वैल्यू नोन है. हमारे पास सिग्मा पता है, हमें W पता है कितना है, लेंथ वी ऑलरेडी नो, एंड दे आर आस्किंग विड्थ पता है, एंड थिकनेस इज ऑलरेडी नोन. तो व्हाट इज अननोन ओवर हियर? दैट इज n वैल्यू, है ना. तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n विल कम आउट टू बी 3.9. या हम कैसे कह सकते हैं? क्या हम 3.9 प्लेट दे सकते हैं किसी सिस्टम में? तो नहीं दे सकते. तो व्हाट विल से कि हम कितनी प्लेट देंगे? 4 प्लेट्स. कितनी प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगी? 4 नंबर ऑफ प्लेट्स विल बी रिक्वायर्ड. ओके, ये पार्ट हो गया. अब दूसरे पार्ट में दे आर आस्किंग अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज R इज गिवन एज व्हाट? R इज गिवन एज NEBT³ upon 3WL. NEBT³ upon 3WL. Okay, everything is known over here. हमें n अभी मिल गया है 4. E is the Young's modulus given 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Width is given, thickness is given, load is given, length is given. So after putting every value, what will the R be? R will be 4.234 meter, right? ये दूसरा पार्ट इसका हो गया. तीसरे पार्ट में डेल्टा पूछ रहा है ना. अब डेल्टा के लिए देखिए, अगर आपने आर कैलकुलेट किया है तो डेल्टा हमने क्या निकाला हुआ था सिंप्लीफाइड फॉर्म में? L² अपॉन 8R. L² अपॉन 8R. तो आप इससे भी डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं. जो हमने डेल्टा का फॉर्मूला फाइनली फाइंड आउट किया था वो क्या था? 3/8 WL³ अपॉन NEBT³. आप इससे भी डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें L हमें पता है, R हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो सब कुछ यहाँ पे रखने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा डेल्टा का, दैट विल कम आउट टू बी सब कुछ इसमें फाइनली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें जब कन्वर्जन भी दे देंगे तो क्या आएगा? 10.62 mm. ओके, ये हालांकि सब कुछ मीटर में है. जब इसमें आप मीटर में रखेंगे तो वैल्यू मीटर में मिलेगा, बट जब देखेंगे तो वैल्यू बहुत कम होगा. तो हम mm में कितना लिख देंगे उसको फाइनली? 10.62 mm. So this is the application of the concept that we just studied over here.
सो इस तरीके से हमने अपना स्प्रिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है एज फार एज दी सिलेबस ऑफ द AQ2 इज कंसर्न। एंड अब इसके बाद आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के वो डाउट आप क्लैरिफाई करा सकते हैं। ये लेक्चर यहीं पे और होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।